दोस्तों आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे, परमाणु, एटम। ठीक है ना, परमाणु क्या होता है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो परमाणु होता क्या है पहले उसके बारे में समझेंगे। ठीक है ना, तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु कहलाता है। मतलब ये आपको कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं दिखेगा, ये हमेशा किसी न किसी परमाणु या अणु से अभिक्रिया यानी कि जुड़ा जरूर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे ना, चैनल को तुरंत लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। और हम आपको बता दें कि आपके साथ अब कोर्स को परचेज करने का नंबर है आपके सामने, कोर्स परचेज नंबर। ठीक है ना, 7992087382 या अगला नंबर आपका क्या है 7569085427। ठीक है ना, इसमें आपको मिलने क्या वाला है, अगर आप फिजिक्स हैंड रिटेन नोट्स लेंगे सिर्फ आपको कितने मिलेगी 49 रुपीज़ में। केमिस्ट्री हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगी सिर्फ 49 रुपीज़ में। बायोलॉजी हैंड रिटेन नोट्स मिलेगी सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में। अगर यहाँ पर हम बात करें पिछले 4 साल का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ना, पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पर 99 रुपीज़ में मिलेगा। केमिस्ट्री के अगर देखें पूरा प्रीवियस ईयर का जो सोल्यूशन है वो आपको मिलेगा सिर्फ 99 रुपीज़ में। इसी तरीके से बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ किसी का भी आप ले सकते हैं। और आपके लिए एक ऑफ़र है, क्या बिग ऑफ़र। ठीक है ना, क्या है कि अगर 2023 या 24 में आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बिग ऑफ़र है। 5 सब्जेक्ट का कोर्स आपको सिर्फ 499 रुपीज़ में मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगी, नोट्स मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेगी, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और प्लस आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना, तो इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ 500 रुपये मिलेगी। पूरे साल आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, जो भी अपडेट रहेगा वो अपडेट आपको दी जाएगी। तो आपको एनरोल करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना लिख सकते हैं कौन से कोर्स का कुछ भी लेना है तो आप तुरंत भेज सकते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे, परमाणु या एटम। ठीक है ना, परमाणु क्या होता है, तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु कहलाता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में किसमें स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परमाणु कहलाता है। ठीक है ना, ये आपको हमने बताया। पहला देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, तो सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों और धन आवेशों की व्यवस्था का व्याख्या करने का प्रयास किया। यानी सन 1898 ईस्वी में, ठीक है ना, किसने, जे थॉमसन ने। ठीक है ना, किसने, जे थॉमसन ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों और धनावेशों की व्यवस्था का व्याख्या करने का प्रयास किया और उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है ना, इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, परमाणु एक ठोस गोला होता है। परमाणु क्या होता है, एक ठोस गोला होता है जिसमें समस्त द्रव्यमान एवं धन आवेश समान रूप में वितरित होते हैं। जिसमें क्या होता है कि समस्त द्रव्यमान एवं धन आवेश क्या होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है ना, तथा इनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन उसी तरह स्थापित होते हैं जिस तरह तरबूज के अंदर उसके गूदे में बीज धंसे होते हैं। आप तरबूज को काटिए, बीज में से आप देखेंगे तरबूज के जो बीज है ना, आप देखेंगे मतलब पूरे बीच में क्या होंगे, फैले रहेंगे काले काले तरीके। ठीक है ना, तो वो बीज जो हैं मतलब उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं किसी भी परमाणु में। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। इस मॉडल का प्रयोग हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी की व्याख्या की जाती है। इस मॉडल से की जाती है, ध्यान दीजिएगा, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये पूछता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, इन्होंने क्या बताया, उसके बारे में आपको बताना है। तो वो सारी चीज़ें हमने आपको बताया ना कि जैसे तरबूज, उन्होंने क्या बताया कि एक गोलाकार होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तरबूज के बीज की तरह
जिस तरीके से उसके गुदे में धंसे होते हैं तरबूज के बीज, उसी तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चारों दिशाओं में फैले होते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से उन्होंने बताया। चलिए, इस मॉडल द्वारा देखिए क्या किया जाता है, परमाणु के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी की व्याख्या नहीं की जा सकती है। रदरफोर्ड का प्रयोग, ठीक है ना, रदरफोर्ड का प्रयोग क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने निर्देश उनके सहयोगी M.H. गाइगर एवं E. मार्डसन ने परमाणु के अंदर क्या है इनको जानने के लिए स्वर्ण पन्नी के साथ प्रयोग किए। ध्यान दीजिएगा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या आता है, क्या आ जाता है, सन 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने निर्देश उनके सहयोगी M.H. गाइगर एवं E. मार्सडन ने परमाणु के अंदर क्या है इसको जानने के लिए स्वर्ण पन्नी के साथ प्रयोग किए। इस प्रयोग को गाइगर गार्डसन प्रयोग भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए, जब इन्होंने प्रयोग किया तो क्या निष्कर्ष निकला उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, ठीक है ना। यहाँ पर एक पतली सी पन्नी को लगाया, फिर उन्होंने देखा कि जो किरणें यहाँ से निकल रही हैं वो कैसे व्यवहार कर रही हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, इन्होंने क्या लिया, इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडान या पोलेनियम के शीशे के बॉक्स ए में रखा। इस बॉक्स में एक छिद्र ओ है। इसमें क्या किया, ध्यान दीजिएगा, एक क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडान या पोलोनियम, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, इसमें उन्होंने क्या किया कि शीशे के बॉक्स में ए में रखा। इस बॉक्स में छिद्र ओ है, ठीक है ना, जिसमें अल्फा कण तीव्र वेग से निकलते हैं। इसमें क्या होता है, जो अल्फा कण है ना, बहुत ही तीव्र वेग से निकलते हैं। डाइक्रम D1 व D2 में से गुजरने के बाद अल्फा कण क्या हो जाते हैं, संकीर्ण किरण पुंज के रूप में पतली पन्नी, ठीक है ना, G पर क्या होते हैं, आपतित होती हैं, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है, अब निष्कर्ष क्या निकल, जब उस पन्नी पर आपतित होगा, जो अल्फा कण निकल रहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ से, जब उस पन्नी पर आपतित होगा तो क्या हमें निष्कर्ष निकलेगा। देखिए क्या होता है, अधिकांश अल्फा कण पन्नी से सीधे पार हो जाती हैं। मतलब जो अधिकांश अल्फा कण थे वो पन्नी से सीधे पार हो जा रहे थे, ठीक है ना। और कुछ अल्फा कण छोटे कोण में विक्षेपित हो जाते हैं। जो कुछ अल्फा कण है ना, वो छोटे कोण में क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होती है। कुछ अल्फा कण क्या होती हैं, 90 कोण से अधिक कोण पर क्या होती हैं, प्रकीर्णित होती हैं। और कुछ अल्फा कण वापस लौट जाते हैं। कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, वापस लौट जाते हैं। तो कई क्रियाएं यहाँ पर, कई घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कुछ अल्फा कण सीधे उसको पार कर जाते हैं, कुछ अल्फा कण कुछ विक्षेपित हो जाते हैं, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं, मतलब उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, वापस लौट जाते हैं। इसी तरीके से उन्होंने बताया। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब उन्होंने ये सारी बातें तो बता दी, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ दोष भी थे। दोष क्या थे, नाभिक की अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। यह क्या रहा, नाभिक की जो अस्थायित्व की व्याख्या है ना, उसको करने में क्या रहा, असफल रहा, ठीक है ना। और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा, ठीक है ना। बोर के परमाणु मॉडल की बात करेंगे। बोर का परमाणु मॉडल क्या है, ठीक है ना। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है, ध्यान दीजिएगा। सन 1913 में, सन 1913 में प्रोफेसर नील्स बोर ने, प्रोफेसर नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया। सन 1913 ईस्वी में प्रोफेसर नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है ना, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, ठीक है ना।
अब देखिए बोर के परमाणु मॉडल में कुछ दोष निकल कर आए। क्या? बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु व आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। किसकी? बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं व आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहा? असफल रहा। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है ना। जेमान प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है ना। आगे चलेंगे। अब हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन हेतु ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन हेतु ऊर्जा का व्यंजक माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, वह त्रिज्या स्मॉल r की कक्षा में v वेग से परिक्रमा कर रहा है, तब वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल। ठीक है ना। यह बराबर क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर अपान स्मॉल r समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर अपान r। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1। चलिए आगे आपको बता कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नाभिक के धन आवेश और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, यह बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर समीकरण नंबर 2। इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्री बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 और 2 से mv स्क्वायर अपान आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक है ना। mv स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपान आर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपान mv स्क्वायर। ठीक है ना। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ई के बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 1 से ध्यान दीजिएगा r/2 इंटू mv स्क्वायर अपान r। ठीक है ना। तो r/2 इंटू क्या हो जाएगा? 2e स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर या ze स्क्वायर अपान 8.4 इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी स्थायित्व ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा की बात करेंगे -2e स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु के nv बोर कक्षा की त्रिज्या n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। बोर nv स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग है n/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, यानी mv r बराबर क्या हो जाएगा? nh/2 पाई या v बराबर nh/2 पाई mr। इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय गति करने हेतु आवश्यक समीकरण mv स्क्वायर अपान r बराबर ze स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो mv स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ze स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r या m इंटू nh/2 पाई mr बराबर ze स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r या mn स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर या mn स्क्वायर h का स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर इंटू m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर या ze स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r या n स्क्वायर h स्क्वायर अपान पाई m r बराबर ze स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट या r बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपान ze स्क्वायर पाई m। चूँकि दिए निकाय के लिए n को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी सभी राशियां नियतांक हैं। क्या हैं? नियतांक हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। स्पेक्ट्रम के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होंगे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कौन कौन से होंगे? सतत स्पेक्ट्रम, रेखित स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो ताप दीप्त वस्तु के प्रकाश से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। किससे? ताप दीप्त वस्तु के प्रकाश से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है ना। सतत स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो इस स्पेक्ट्रम में सभी रंग एक निश्चित क्रम में उपस्थित रहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होगा कि सभी जो रंग हैं एक निश्चित क्रम में उपस्थित रहते हैं। किन्हीं भी दो तरंगों के बीच कोई पृथक्करण रेखा नहीं होती है। ठीक है ना। रेखित स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो ऐसे स्पेक्ट्रम जिनके काले पृष्ठभूमि पर पतली या चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं रेखित स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। ठीक है ना। बैंड स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में काले पृष्ठभूमि पर चौड़ी चौड़ी विभिन्न रंगों की चमकीली पट्टियां प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो जब श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी ठोस द्रव से गुजारा जाता है
तो ये पदार्थ अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ निश्चित तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। फलस्वरूप स्पेक्ट्रम में अवशोषण प्रकाश के स्थान पर काली रेखाओं की पट्टियां दिखाई देती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। स्पेक्ट्रमी श्रेणी की बात करेंगे। ठीक है ना। हाइड्रोजन के परमाणुवीय स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह होते हैं। इनमें से प्रत्येक समुच्चय को स्पेक्ट्रमी कहते हैं। न्यूट्रॉन के गुण की बात करेंगे। न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? अनावेशित होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। ठीक है ना। और चूंकि न्यूट्रॉनों में कोई आवेश नहीं होता, इसलिए भारी नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर अस्थायी होता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में अस्थायी नहीं रह सकता। ठीक है ना। अब नाभिक के आकार की बात करेंगे। ठीक है ना। माना किसी नाभिक का आयतन V है तथा उसमें उपस्थित नियुक्तिमान की संख्या A है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। नाभिक गोलाकार होती है, उसकी त्रिज्या कैपिटल R है। V बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है ना। या 4/3 पाई R क्यूब बराबर ROA, या R क्यूब बराबर ROA, या R बराबर ROA 1/3, या R0 बराबर 1.2 × 10 की पावर 15 मीटर, जहाँ R0 एक नियतांक है जिसका मान 1.2 × 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है ना। समस्थानिक की बात करेंगे तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है ना। ये एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल पे 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है ना। संभारिक की बात करेंगे तो भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे 18Ar40, 19K40, 20Ca40। ठीक है ना। चलिए आगे आपको समन्यूट्रॉनिक की बात करेंगे। अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। 11Na23, 23 - 11 12 न्यूट्रॉन, 12Mg24, 24 - 12 12 न्यूट्रॉन। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए रेडियो एक्टिव क्षय नियम क्या होता है? ठीक है ना। रदरफोर्ड और सोडी ने रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय का प्रयोगात्मक अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया जिसे रेडियो एक्टिव क्षय नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होगा कि किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। माना किसी क्षण स्मॉल t पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है तथा क्षण स्मॉल t + AT में परमाणुओं की संख्या कैपिटल N - DN घटकर परमाणुओं में क्षय होने की दर -dN/dt। अतः नियमानुसार -dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। -dN/dt बराबर λN, या -1/NdN बराबर λdt, या 1/dN बराबर -λdt। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में दोनों पक्षों में समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 1/N dN बराबर -λdt, या log n बराबर -λt + c। समीकरण नंबर 2 ये आपको लिख लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल 12 चैप्टर का पूरा सोल्यूशन था। अच्छी तरीके से अगर आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।